अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रहा है या है फरार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। स्वागत है आपका एक्सरे रिपोर्ट में। और एक्सरे रिपोर्ट की शुरुआत में आज दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत इसलिए क्योंकि ये पंक्तियां सोए सिस्टम से सवाल पूछती हैं। वैसे जब सिस्टम सोता है तो आम आदमी रोता है और उसके आंसू सवालों की शक्ल में बाहर आते हैं। तो आज इन्हीं सवालों का एक्सरे रिपोर्ट रात 10 बजे मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और आज कार्यक्रम में आगे कौन कौन सी खबरें आपके लिए रहने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन गड्ढों की जिसने हमारे देश के विकास को काली नजर लगा दी है। जैसे ही देश विकास की रफ्तार पर आगे दौड़ता है, ये गड्ढे किसी स्पीड ब्रेकर की तरह सीना तानकर खड़े हो जाते हैं। देश के 3 बड़े सूबों में सड़क पर गड्ढे, और इन गड्ढों का आज हम करेंगे एक्सरे। आगे आपको हम कुदरत के उस क्रोध के बारे में भी बताएंगे जिसमें हिमाचल में तबाही का आकार कई गुना बढ़ा दिया है। 2 साल में हिमाचल दूसरी बार भयंकर आपदा झेल रहा है। पिछले जख्म अभी भरे नहीं थे कि जो वर्तमान तस्वीर है वो फिर से उन जख्मों की याद ताजा कर रही है, और इसी वजह से विकास के नक्शे में पिछड़ गया है हिमाचल। तो इन जख्मों का भी होगा आज ग्राउंड जीरो से एक्सरे। वैसे एक्सरे तो आपको महायुद्ध की आशंका का भी हम दिखाएंगे, जिसमें भारत के बड़े केंद्रीय मंत्री के बयान ने नींद उड़ा दी है। मंत्री जी ने माइक संभाला और कह दिया कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है, और इस आशंका के पीछे आखिर वजह क्या है, इसकी भी पूरी डिटेल आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर आम गड्ढों और आम आदमी के बीच जंग जैसे हालात दिखे। गड्ढों के बीच में सड़क ढूंढना मुश्किल हो गया है। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी इन्हीं गड्ढों के बीच विकास की मुख्य धारा को ढूंढ रहे थे। सफलता मिली या नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों को विकास की धमनियां कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये धमनियां हर बारिश के साथ फटने लगती हैं। एमपी नगर से लेकर मिसरोद, भोजपुर रोड और हबीबगंज तक हालात एक जैसे हैं। कहीं सड़कें उखड़ी हैं, कहीं गड्ढों ने पूरी लेन निगल ली है। एमपी नगर में रहने वाले रोहित धाकड़ मिसरोद से भोजपुर रोड की तरफ ट्रेनिंग लेने जाते हैं। एक गड्ढे में बाइक फंसी, गिर पड़े और अंगूठे का नाखून तक निकलवाना पड़ा। पर ये बाइक से मैं फिसल गया था तो गिर गया, ये टूट गया इस गड्ढे में आने के कारण। कब से खराब है ये? बहुत टाइम से खराब है, लगभग मैं 2 महीने से तो देख ही रहा हूँ। मैं इधर पर आ रहा हूँ और उसके बाद में अभी भी खराब है। बहुत टाइम से रोड ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सुधारते हैं वो फिर खराब हो जाता है। मतलब वही लोकल माल उसमें डालते हैं तो पूरा रोड खराब हो जाता है। आप आगे जाके देखेंगे तो आगे भी आपको बहुत सारे गड्ढे दिखेंगे, और यहाँ पे तो बहुत पहले से ही खराब है माहौल। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाली सड़क नाम बड़ा, पर हाल ऐसा कि हर सफर खतरे के साथ शुरू होता है। गड्ढे इतने हैं कि ई रिक्शा आए दिन पलट जाते हैं, और बीच रास्ते में खुला नाला मानो किसी ट्रैप की तरह इंतजार करता है, जिसमें कोई बच्चा या बुजुर्ग गिर जाए तो सीधा अस्पताल पहुंचना तय है। यह सड़क उन लोगों का स्वागत करती है जो पहली बार भोपाल आते हैं और पहली नजर में ही शहर की तस्वीर बना बैठते हैं। और अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो यह सड़क राजधानी के छोटे तालाब को चुनौती देने लगती है। कितने गड्ढे इस सड़क में हैं उसको गिन पाना मुश्किल है, और इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसे मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो एक नाला है, और ये नाला इतना गहरा है कि इसकी गहराई हम आपको इससे नापकर दिखाने की कोशिश करेंगे कितना गहरा ये नाला है। आप देखिए, ये पूरी जो लकड़ी है वो अंदर घुस गई है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इसमें गलती से भी उसका पैर जाता है तो पूरा अंदर घुस जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। एक सिंपल से बैरिकेड है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गटर है, नाला है या नहीं है। ये बेटी वाले ऑटो पलट जाते हैं, रोज कम से कम 5 से 10 बेटी पलट रहे हैं इधर पे। हाँ, और पानी जरा सी बारिश होगी तो इतना पानी भर जाएगा कि तत्ता पानी हो जाता है। तो वो जो गड्ढा दिख रही है ना आपको, वहाँ पर एक बेटी पलट गई थी, तो उसमें एक लड़की सवार थी। उस बेचारी के हाथ में फ्रैक्चर और पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती सर। इतने खड्डे हैं, ये पानी में भरे हैं, इतने दिखते नहीं हैं जितने गहरे हैं वो। सर इसमें मरम्मत करवाइए। सर हमेशा गाड़ी पलटती हैं,
मेरी तो नहीं पलटी है, मगर ये ऑटो वाले जो हैं बैटरी वाले, ये सर हमेशा पलटते हैं। हैरानी की बात यह है कि भोपाल में अब तक बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, मूसलाधार बारिश होना अभी बाकी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर हल्की बारिश में ही सड़कों की ये हालत है तो अगले 2 महीने की बारिश भोपाल कैसे झेलेगा। हालात देखते हुए नगर निगम अब नई तकनीक से सड़कों को सुधारने का दावा कर रहा है। इसके लिए पॉट होल पिचिंग मशीन का उपयोग होगा। मशीन के डेमो में खुद नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त मौजूद रहे। इस मशीन में बिटुमिन की जगह सीलेंट और एडिसिव का इस्तेमाल होगा ताकि बारिश में सड़कों की परतें बार बार न बहें। बारिश के सीज़न में क्योंकि रोड्स की दिक्कत आती है, समस्या होती है, तो हम इसको एक शुरुआत है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम एक एक इंटरवेंशन करें। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अलग अलग विषय होते हैं जिसमें अलग अलग माइनर एंड मेजर इंटरवेंशन होते हैं। तो बेसिकली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है जो जिसमें रोड का संधारण होना होता है और रोड का जो एजेंसी होती है उनको करना होता है, और उसी के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड भी होते हैं। तो शुरुआत की अभी हमने कि इसको कैसे आगे लिया जाए। भोपाल में सड़कें टूटती हैं, गड्ढे बनते हैं, हादसे होते हैं, मरम्मत होती है और ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। इस बार नई मशीनें आई हैं, तकनीक बदली गई है, लेकिन क्या तस्वीर भी बदलेगी, ये देखने के लिए जनता को अगली बारिश तक इंतजार करना होगा। ये गड्ढे सिर्फ एक सड़क पर नहीं हैं, ये हर उस उम्मीद पर है जो जनता ने सिस्टम से लगाई थी। ये गड्ढे सिर्फ रास्ते नहीं रोकते, सवाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं कि हर साल करोड़ों का बजट आने के बावजूद सड़कों की हालत ऐसी क्यों है। हर बारिश में सिर्फ सड़कें नहीं बहती, सरकारी दावे भी बह जाते हैं। मरम्मत के नाम पर कागजों में विकास दौड़ता है और सड़क पर जूझती है जनता। कभी गिरती है, फिसलती है, कभी जान गंवाती है। अब सवाल ये नहीं है कि सड़क कब बनेगी, सवाल ये है कि जवाबदेही कब तय होगी, जिम्मेदार कब जवाब देंगे। क्या तब तक हम इसी तरीके से गड्ढों में विकास खोजते रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। इंतजार आम आदमी को बहलाने फुसलाने का सबसे आसान तरीका है। कहा जाता है नींव रख दी, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आम आदमी इसी भरोसे की शॉल ओढ़कर सो जाता है। लेकिन सुबह उठते ही जब सच्चाई से उसका सामना होता है तो फिर सिस्टम की ओर नजर भर देखता जरूर है। वैसे देखना तो मध्य प्रदेश सरकार का नया दावा भी चाहिए जो सड़क और पुलों को लेकर किया गया, और इसकी कुछ डिटेल अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपके सामने रखूंगी। मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों में 2025-26 के लिए जो बजट ऐलान हुआ है, अब जरा इन नंबर्स को आप देखिए। 5 साल में 1 लाख किलोमीटर नई सड़कें, 500 रेलवे ब्रिज और फ्लाईओवर। 2025-26 में 3,500 किलोमीटर की नई सड़कें, 70 नए पुल, क्षतिग्रस्त जो पुल हैं उनके पुनर्निर्माण और उनको ठीक करने में भी 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब सवाल यह है कि पैसे आएंगे कहां से, 2025-26 में बजट में प्रमुख प्रावधान कहां से होंगे, तो इसका हिसाब भी, इसकी डिटेलिंग भी अब आपके सामने हम रखते हैं। ग्रामीण और जिला मार्ग के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1450 करोड़ का लोन दिया, और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1315 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया, जबकि केंद्रीय सड़क निधि में से 1150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये इस साल की बात हुई, लेकिन 2024-25 में सड़क निर्माण पर कितना खर्च हुआ, अब जरा इसका भी गणित आप समझिए। रोड इंफ्रा के लिए राज्य सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ था। सरकार का दावा है कि इसमें 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण, 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण और 123 पुल बने हैं और 116 रोड ओवर ब्रिज निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। तो आंकड़ों के हिसाब किताब में कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है। तो फिर सड़कें और उस पर बने गड्ढे आखिर ठीक क्यों नहीं होते, और लोग क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर होते हैं, ये सवाल पूछे गए हैं, फिर पूछे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले मौसम में फिर पूछे जाएंगे, क्योंकि तस्वीर बदलती नहीं है। और ये बात देखिए सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र भी दौड़ते विकास की रेस में गड्ढों वाले स्पीड ब्रेकर से जूझ रहा है। तो एक्सरे के लिए पूजा भारद्वाज की यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहेब लक्ष द्या।
किसी सब्जी के छिलके की तरह उखड़ती ये सड़क सरकारी धांधलियों की जीती जागती तस्वीर है। बारिश में चमचमाती सड़कों पुलों का मेकअप उतरने लगा है। किसी औजार की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उंगलियों के सहारे आराम से पूरी सड़क उखड़ रही है। देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की ये 3 तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें नांदेड़ की हैं और एक मुंबई से करीब कल्याण की। नांदेड़ के बिलोली तालुका और बाबुल गांव की ये 2 सड़कें 1 महीने के भीतर बनी थी और बारिश में उखड़ भी गईं। दुगाव फाटा ते डोंगरगाव हा रस्ता 1 महिन्याखाली केलेला होता। या गुत्तेदाराचं नाव शिवराज पाटील असे आहे। यांनी 1 महिन्याखाली रस्ता केल्यानंतर बघा रस्ता कसा हाताने उकरत आहे। याकडे शासन आणि सत्ताधारी लोक लक्ष देतील काय? हे बघा रस्ता, हे रस्त्याची क्वालिटी कोणत्या कोणत्या इंजिनियरला आणि संबंधित अधिकाऱ्याला पैसे देऊन टक्केवारी देऊन। अब मुंबई से करीब कल्याण में 3 दिन पहले बने पलावा ब्रिज का हाल देखिए। पुल खुलते ही इस पर गाड़ियां फिसलने लगी। बड़े हादसे होते होते बचे। फौरन इसे बंद कर इस पर बजरी पाउडर का मेकअप लगाकर खोला गया, लेकिन बारिश में वो भी बह गया। पुल का उद्घाटन करने वाली शिंदे गुट शिवसेना अब निशाने पर है। पलावा जो ब्रिज है उसका काम अधूरा काम है और उसका अनावरण कुछ लोगों के हाथ से किया गया है और इस पुल पर कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। लोगों की जान जाने की भी वहाँ पर दरकार है। तो लोगों ने इस पुल का काम जो आधा अधूरा किया है, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, उनके ऊपर गुने दाखल होने चाहिए। इसके लिए ये मांग हमने आज डीसीपी साहब के सामने की है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कल्याणशील रोड पर 4 पुल और 1 4 लेन सड़क का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस पर 531 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कल्याण का पलावा पुल इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसकी कुल लागत करीब 150 करोड़ रुपए बताई गई है। पूरे महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो इस साल सड़कों और पुलों के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। समय समय पर प्रोजेक्ट के डिमांड के मुताबिक रकम बढ़ाई भी जाती है। तो वहीं नांदेड़ जिले से मिली जानकारी बताती है कि यहां सड़क, नाली, वाटर सप्लाई जैसे विकास कार्यों के लिए 867 करोड़ का फंड अलॉट हुआ। फिलहाल इन सड़कों पुलों की इस हालत की जांच होनी है, लेकिन निर्माण कार्यों के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में धांधलियों को उजागर करने वाले विसल ब्लोअर्स ऐसे कार्यों में गड़बड़ियों का एक सेट पैटर्न बयां करते हैं। बताते हैं कि तय नियमों के मुताबिक 3 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट का टेंडर ऑनलाइन जारी होता है, जिसमें पारदर्शिता रखनी होती है। लेकिन मिली भगत के बीच अक्सर टेंडर को टुकड़ों में निकालकर 3 लाख से नीचे की रकम रखी जाती है, ताकि ये प्रक्रिया ऑफलाइन चले और कमीशन के लिए गड़बड़ियों के कोने खुले रहें। वैसे हाल ही में 3 लाख से बढ़ाकर ऑनलाइन जारी होने वाली टेंडर की रकम सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है और काम की गुणवत्ता जो तो निकृष्ट दर्जे की है। इसका कारण ये है कि 10 लाख के ऊपर के काम के जो भी टेंडर रहते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये कामों के लिए 10 लाख के अंदर के इसे काम बताकर इसे ऑफलाइन टेंडर दिया जा रहा है, जिससे कि जिला परिषद और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है इनकी ये गुत्तेदारों से साठगांठ होती है और उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए आसानी होती है और ये टक्केवारी की वजह से एकदम काम की गुणवत्ता कम हो जा रही है। इस बीच राज्य में काम कर रहे ठेकेदार आंदोलन कर रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों में उनके 90,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग पर 46,000 करोड़ रुपए बकाया है। करोड़ों के बजट के बीच सड़कों की ऐसी सूरत चीख चीख कर धांधलियों की पोल खोलती है। पर इंतजार तो उस सरकारी जांच के नतीजों का करना होगा जो अपनी ही सरकार की खामियों को टटोलेगी। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खामियों को टटोलने की जरूरत तो वैसे नोएडा में भी है। यहाँ बरसात ने अथॉरिटी की पोल खोल दी। नोएडा के सेक्टर 39 पे बना सर्विस रोड अचानक धंस गया। सड़क पर 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। जहां सड़क धंसी उसके ठीक सामने नोएडा का फेमस पाथवे स्कूल है। इस रोड पर सुबह हैवी ट्रैफिक भी रहता है। जब सड़क पर गड्ढा हुआ तब अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे। गड्ढे के बावजूद सड़क पर आवाजाही जारी रही। बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन सिस्टम के ये गड्ढे अथॉरिटी को नजर क्यों नहीं आते, ये सवाल है। जब चमचमाती सड़क धंसी तब ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे थे, एनडीटीवी रिपोर्टर हर्ष पांडे की ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं हम नोएडा के सेक्टर 100 में। नोएडा में सुबह हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद लोगों को
गर्मी से तो निजात मिली, पर और तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे पीछे आप यहाँ देखिए कि सुबह बारिश के बाद ये जो सड़क है सेक्टर 100 में पाथवे स्कूल के सामने, ये धंस गई और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर इस सड़क पे हो गया। तकरीबन 20-22 फुट बड़ा गड्ढा यहाँ पर बारिश के कारण ये हो गया, ज़मीन यहाँ धंस गई। उस वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त ये गड्ढा हुआ, हम आपको बता दें कि इसके जस्ट पीछे ही पाथवे एक बड़ा प्राइवेट स्कूल यहाँ पर मौजूद है। सुबह के टाइम में सड़क काफ़ी व्यस्त रहती है, लोगों का आना जाना स्कूल में लगा रहता है। इसके जस्ट सामने हाजीपुर की मार्केट है, जहाँ से भी लोगों का आना जाना रहता है। तो सुबह तकरीबन 4 बजे जब बारिश हुई, उस वक्त की घटना बताई जा रही है कि यहाँ पर यह गड्ढा हो गया। इसके बाद टीवी चैनलों पर खबर चलने के बाद प्राधिकरण ने जो है इसका संज्ञान लिया और इस सड़क को फ़िलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और जो काम है गड्ढा भरने का वो भी चालू कर दिया गया है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे, भाई साहब ये गड्ढा कब हुआ है? सुबह 11 बजे के करीब। सुबह 11 बजे के करीब। कैसे ये अंदर चला गया? बारिश ये उधर तो बरसात का जो पानी यहाँ, वो रोड का पानी सारा यहाँ आया और यहाँ को ये अंदर ये पानी की लाइन टूट गई, उसने जगह बना दी और वो ऊपर से पानी का वो या एकदम धड़ाक जैसी बैठ गया। मैं 10:30 बजे में आया था, उस टाइम पे कुछ नहीं था यहाँ, एकदम रोड क्लियर था, कोई पानी नहीं भरा हुआ था, कुछ नहीं था, पर धड़ाक जैसी एकदम बैठा है, नीचे खाली हो गया। इस हादसे में कोई किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं, रोड खाली था सुबह के टाइम? एकदम कतई खाली था, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ नहीं, एकदम रोड खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था। आके हमने तुरंत बैरिकेड लगा दिया है। रात भर में इसे हम चालू करके लाइनें सुबह सप्लाई भी देनी है पानी की। आप एक बार फिर से देखिए कितना बड़ा ये गड्ढा है और जो प्राधिकरण है उसके लगातार दावे आते हैं बारिश से पहले, मानसून से पहले की जगह जगह जो है नालों की सफाई, नालियों की सफाई के दावे प्राधिकरण करता है। लेकिन बारिश के बाद की जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि कुछ कमी अभी भी रह गई है। कि सड़क के किनारे जिस तरीके से जल भराव की तस्वीरें हम देखते हैं, बारिश के बाद जाम की तस्वीरें देखते हैं और इस तरीके की तस्वीरें जहां ये इतना बड़ा गड्ढा जो है बड़ा हादसा होते होते रह गया कि इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। फिलहाल प्राधिकरण इस पर काम कर रही है और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि रात तक इस गड्ढे को भर दिया जाएगा और वापस से सड़क सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए हर्ष पांडे की रिपोर्ट। तो हर मौसम तस्वीर बदलती क्यों नहीं, ये सवाल है। अब देखिए, सिस्टम के गड्ढे तो भर जाएंगे, लेकिन कई बार कुदरत ऐसे जख्म दे देती है जो ताउम्र नहीं भरते। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत ने ऐसे ही जख्म दिए। अलग अलग केस स्टडीज सामने है, लेकिन जब इस खबर को आप देखेंगे जहां पर 2 साल में सूबा एक बार फिर बड़ी आपदा झेल रहा है, तो सवाल कहीं है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी थुनांग में हुई। बादल फटा, कई जिंदगियां मौत के मलबे में दफन हो गई, कई लोग लापता हैं, घर, दुकान, मकान सब तबाह हो गए हैं। त्रासदी झेल रहे हिमाचल में हालात कितने भयंकर हैं, आज देवभूमि का यह दर्द आपको जरूर देखना चाहिए। आपदा जब अचानक मुसीबत बनकर टूटती है तो एक साथ कई ख्वाब टूट जाते हैं, जिंदगियां बिखर जाती हैं। कुदरत ने मंडी के थुनांग को बर्बादी का जख्म दिए। बादल फटा, थुनांग की उम्मीदें बिखर गई, सपने टूट गए, सालों की मेहनत से बनाए गए घरौंदे मिट्टी हो गए, दुकानें तिनके की तरह बह गए। जो लोग कल तक घरों में महफूज थे आज बेघर हैं। जो थुनांग बाजार कल तक गुलजार था आज वहां तबाही का मलबा है। मायूसी है, बेबसी और लाचारी का अंबार है। हालात इतने भयंकर हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ये थुनांग की वो बाजार है जहां पर आसपास के कई सारे गांव के लोग यहां पर खरीदारी करने आते थे और हर रोज तकरीबन लाखों रुपए से ज्यादा का यहां पर कारोबार होता था। लेकिन आज देखिए आप, हर तरफ तबाही का मंजर है। इसी जगह से, थुनांग से 10 लोग अभी भी लापता हैं। वो कहां दबे हुए हैं, किस मलबे के अंदर हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और 10 लोगों की अभी तक थुनांग में मौत हो चुकी है। ये आप देखिए, ये तबाही का मंजर। यहां से ये पूरा जब बादल फटा तो यहां से ये पूरा जो पानी का दरिया है वो एकदम से आया और लाखों लीटर जो पानी है वो बहुत ही कम समय में यहाँ से आया और फिर इस इमारत को तोड़ते हुए और नदी में चला गया। इतना तेज पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सारी जमा पूंजी लोगों की डूब गई, घर कमज़ोर हो चुके हैं,
जिस घर को जिंदगी में तिनका तिनका जमा करके बनवाया, आज उस घर में कोई नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है। मंडी से 60 किलोमीटर दूर सिराज विधानसभा के थुनांग चले आइए, जहां हर तरफ तबाही की जिंदा तस्वीरें थुनांग के दर्द को बयां करती दिखेंगी। कुदरत ने थुनांग को बेहिसाब जख्म दिए, जर्रे में तबाही है, तबाही की गवाही है, बिलखते लोग हैं, बेबसी का मंजर है। ये थुनांग के बाजार की एक तस्वीर है। ये आप देखिए कि लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक समय में ये जो दुकान है, ये आप देखिए कि ये दुकान होती थी, गिफ्ट हाउस था। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरे गिफ्ट हाउस में सारी चीज़ें आप देखिए, ये बैडमिंटन का क्या हालत हो गई। ये सारे गिफ्ट हाउस हैं और ये जो दुकान है, लाखों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन आज आप हालत देखिए। किसी तरीके से लोगों की यहाँ पर जान बची है। ये देखिए एक पूरा मकान, यहाँ भी एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे स्टोर हुआ करता था। 3 परिवार यहाँ रहता था। 3 परिवार यहाँ रहते थे? हाँ, वो टाइम के निकल गए, उतने में वो आ गया, पूरा का पूरा सामान इनका यहीं पे ही खत्म हो गया है। इसमें तो निकलना, आदमी कोशिश की निकलने की, भी आदमी निकले। हाँ, मुश्किल से मुश्किल जान बचाई। किस तरीके से जान बची? वो यहाँ पता चल पड़ा, किसी ने फोन किया कि भाई यहाँ पीछे से पानी आ रहा है, फिर वो जल्दी से आवाज डाली और वो तभी से निकल गया। और नुकसान हुआ है, इसे दोबारा फिर खड़ा कर नहीं कहाँ होगा अब, ये पता नहीं कितने साल, 20-25 साल पीछे हो गया अब, ये तो सारा इस बाजार है। हाँ, ये कहाँ होगा अभी। थुनांग में तबाही के अनगिनत किस्से हैं, दर्द का अथाह दरिया है। बाढ़ सब कुछ बहा के ले गई, जिंदगियां बह गईं। जो जिंदा हैं वो हालात से लड़ रहे हैं, अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। कुदरत ने ताउम्र के जख्म तो 75 साल की किनारी देवी को भी दिए। आपदा में किनारी का सब कुछ छीन लिया, बचे हैं तो सिर्फ बेबसी के आंसू और अपनों को खोने का दर्द। उम्र की इस दहलीज पर किनारी देवी अकेले चुनौतियों से लड़ रही हैं। चेहरे पर बदहवासी है, दर्द बयां करते जुबान लड़खड़ाती है। शरीर पर एक जोड़ी कपड़ा बचा है। मुट्ठी भर अनाज लिए 75 साल की ये बुजुर्ग थुनांग में दर बदर भटक रही है। किसे कलेजे का दर्द दिखाए, किससे आस लगाए, कोई बचा भी नहीं जिससे 2 जून के निवाले मांग सके। सोचिए, ये दादी हैं, थुनांग में रहती हैं ऊपर। इनके देवर की पानी से डेथ हो गई, जो बादल फटा उससे। 75 साल की ये दादी हैं। इनकी भी माँ 100 साल की हैं। 3 इनके बेटे हैं। हाँ जी। मदद अभी तक कुछ नहीं पहुंची। नहीं है, कुछ नहीं, किसी ने की ना मेरे को पूछा ना मुझसे कि मैं कुत्ते की तरह दौड़ रही है मुलाजिम के पीछे। जी मेरे को भी पूछेंगे ना, कोई नहीं पूछ रहा है, ना कोई बोल रहा है जी इसका भी ये क्या, कोई नहीं मेरे को पूछ रहा है जी। थुनांग चले जाइए, कलेजा कांपने लगेगा। कई किस्से मिल जाएंगे। 30 जून के बाद 1 जुलाई को थुनांग ने कुदरत का जो तांडव देखा, उसके सबूत हर कदम पर मिलते हैं। दर्द, लाचारी और बेबसी की कहानी सब कुछ बयां करती है। ये थुनांग का सरकारी बैंक है। बादल फटा तो इसका वजूद ही मिट गया। लाखों करोड़ों रुपए बाढ़ बहा ले गई। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इस बैंक के अंदर लॉकर है। करोड़ों रुपए हैं, लेकिन पता नहीं बह गए। सारे डॉक्यूमेंट लोगों के यहाँ पर थे, बैंक के। अब आप देखिए, यहाँ पैसे, दस्तावेज लॉकर के नाम पर, यहाँ पर सिर्फ मलबा है, और मलबा भी इतना भरा हुआ है कि इसके अंदर कोई शख्स जा नहीं सकता। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के हाल हैं। ये लॉकर में भी जिनकी जमा पूंजी रखी होगी वो सर वो तो तबाह हो गए, पर नहीं अभी तक इनके रिकॉर्ड्स ऊपर वाली स्टोरी में होते हैं। अच्छा। तो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेफ है। आपदा ने थुनांग को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। घर, मकान, दुकान सब कुछ ढहा दिया है। मलबे में दबी गाड़ियां,
बाजार की सड़कों पर दहाड़ मारता दरिया तबाही के तराने सुनाता है। ये जो हैवी ड्यूटी जो टेम्पो था उसके अंदर मलबा इतना भरा हुआ है, पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि पूरी के तरीके से 100 गाड़ियां इस इलाके की बह गई। कुछ गाड़ियां यहां से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर इस दरिया में मिली हैं। कुदरत का तांडव देख चुके थुनांग में जिंदगी एक चुनौती बन चुकी है। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। जो लोग दाने दाने की जंग लड़ रहे थे, मीलों की सफर तय कर 2 जून की रोटी का इंतजाम कर रहे थे, थुनांग में कुछ ऐसे ही लोग मिले जो तबाही के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कैसे एक दिन कट रहा है, हालात कितने भयंकर हैं, जिंदगी कैसे चुनौती बन गई है, सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। इस तरीके का सिलेंडर भी शायद सरकार दे रही है। सिलेंडर सरकार दे रही है? खुद के पैसे से? तो पैसे इस आपदा में बचे हुए हैं आपके पास? पैसे तो है नहीं, पर इधर उधर से इकट्ठा करना पड़े। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ और मदद मिली कोई आर्थिक? वही मिला, आटा चावल 5-5 केजी बस जी। आटा चावल मिला है, अपने पैसे से सिलेंडर लेकर खा लीजिए बस। बस बाकी कुछ? जी बिल्कुल। आपकी दुकान डैमेज है? जी बिल्कुल। हमारे अपनी दुकान है यहाँ पर, साथ ही है। किसकी दुकान थी? किराने की थी। सारा कुछ खत्म है, अंदर ऐसे दब गया, कुछ चला गया फ्लड में, फ्रिज फ्राज सब कुछ तो इस भरपाई नहीं हो सकती इसकी जितना नुकसान हो गया? कठिन है इसका, बस कुछ नहीं, अगर सेंटर करेगा तो हो जाएगा, स्टेट से कुछ नहीं होने वाला है। तबाही बड़ी है, मदद पहुंचने में वक्त लग रहा है। एनडीआरएफ से लेकर एयरफोर्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, लेकिन थुनांग को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि जिन्हें भरने में वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश में 2023 में आई आपदा के जख्म भरे भी नहीं थे कि 2025 में सिराज घाटी को आपदा ने चुना। भयानक तबाही हुई है और 80 से ज्यादा लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे पता नहीं कितने मकान जमींदोज हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खामियाजा हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे कुदरत के क्रोध का खामियाजा तो हिमाचल प्रदेश 2023 में भी भुगत चुका है। 2 सालों में दूसरी बार त्रासदी की मार हिमाचल झेल रहा है और इन 2 सालों ने हिमाचल में विकास के नक्शे को किस तरह से बदल दिया और वो कितना पीछे चला गया, कितना नुकसान हो गया, इस पर भी अब ये एक्सरे रिपोर्ट आप जरूर देखिए। 2023 में जो आपदा आई थी उसमें 509 लोगों की जान चली गई थी, 528 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। राज्य को 9,712 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2025 में जिस आपदा को हिमाचल झेल रहा है उसमें अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। सोचिए उनके परिजनों पर इस वक्त क्या बीत रही है, जो तबाही के निशानों के बीच अपने लोगों को खोज रहे हैं। 17 दिन में 19 बार हिमाचल प्रदेश में बादल फट चुके हैं। बाढ़ बारिश से अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा हर रोज बदल रहा है, बढ़ रहा है। मैं भी जानती हूं कि जब इस वक्त आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, आप में से कई लोग डिनर कर रहे होंगे, दिन भर की थकान के बाद शायद अपनों के पास बैठकर आपका दिन कैसा बीता ये बात कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ये कंफर्ट है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका सब कुछ बाढ़ और बादल फटने की वजह से बह गया? आपको इन तस्वीरों को दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि किसी भी तरह आम लोगों की मदद हो सके, जो पीड़ित हैं उनको मदद मिल सके, जो सड़कें टूटी हैं वो दोबारा बने, जहां गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए, जहां लोग सैलाब और लैंडस्लाइड की मार झेलने को मजबूर हैं, जिस आपदा की वजह से लोगों का संपर्क दुनिया से कट गया है, उनके लिए युद्ध स्तर पर काम हो और यहाँ पर सरकारों में फर्क ना हो कि जी राज्य का काम है या केंद्र का काम है। कम से कम इस टसल में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। और जो लोग इस वक्त हिल स्टेशन पर जाने का प्लान कर रहे हैं वो मौसम को देखकर आगे की मंजिल तय करें, क्योंकि कुदरत का क्रोध तभी दिखता है जब विकास के नाम पर इंसान प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ करता है और अपने लिए विनाश ढूंढ लाता है। वैसे जहां तक विनाश की बात है तो पृथ्वी खुद को बैलेंस करना जानती है, लेकिन आतंकवाद के जख्मों का हिसाब कैसे होगा? दुनिया के सबसे भयानक नासूर का
कब अंत होगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ये बात दोहराई। तो रविवार को ब्राजील में 7वें ब्रिक्स समिट में 31 पेज वाला एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ और इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर हमला है और ये पूरी मानवता के खिलाफ है। पीएम ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नए विश्व व्यवस्था की मांग भी उठाई। कूटनीति में बयानों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वाड से लेकर ब्रिक्स तक कई मुल्क भारत के पक्ष में हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के रुख का समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों का नेक्सस एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। अब मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बेटे ने ही पाकिस्तान के नेता को भला बुरा कह दिया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द आतंकवाद के मुद्दे पर होता है, या यूं कहें वो दहशतगर्द और उसके पनाहगाह वाली बात पर बिलबिला उठता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर जो कुछ कहा वो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। अब ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का बेटा सामने आया और बिलाल को ही खरी खोटी सुना डाली। मैं हैरान हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मुअतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। ये हमारा हक है। तलहा सईद कैमरे के सामने बिलावल पर खूब भड़का, कहा जिन्हें भारत की मुखालफत करनी चाहिए वो मेरे अब्बू के खिलाफ बातें करके आए हैं। तलहा ने कहा बयान दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भरोसेमंद चेहरा नहीं है। बिलावल के मुसलमान होने पर भी सवाल उठा दिया। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। आलोचना करने से सच नहीं छिप सकता। दुनिया जानती है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, दोनों मोस्ट वांटेड हैं। भारत को कई मामलों में उनकी तलाश है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 साल की सजा काट रहा है। वहीं बहावलपुर में मसूद अजहर का आतंकी अड्डा ऑपरेशन सिंदूर में समतल कर दिया गया। हाफिज के बारे में पाकिस्तान से बयान निकले तो उसे देशभक्त बताने की कोशिश हुई। वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक में, हमारे बुजुर्गों के हक में फैसले किए जाते रहे। पाकिस्तान में आतंकियों के तीमारदारों का भड़कना जायज है, क्योंकि पाकिस्तान को आतंक के मामले में किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने ही एक्सपोज किया। बिलावल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी सरकार आतंक के मुद्दे पर भारत से बात करने को तैयार है। सबूत देंगे तो हाफिज या मसूद दोनों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। The fact is, generation after generation, India and Pakistan have been trapped in conflict, historically over Kashmir, more recently over terrorism. As far as these
confidence building measures as part of a comprehensive dialogue with Pakistan, where terrorism is one of the issues that were discussed. I'm sure Pakistan would be open to that? not be opposed to any of these things. If you want a conviction out of these courts, to present the evidence within these courts for people to come over from India to testify, to put up with whatever the counter accusations will be. If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. बस यहीं से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को मिर्ची लगनी शुरू हो गई। वैसे भी आतंकवाद की नर्सरी पर इससे बड़ा कबूलनामा भला और क्या हो सकता है। और यही बात तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही थी। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान को अगर बातचीत की टेबल पर आना है तो उसे खुद आतंकवाद की जड़ों को काटना होगा। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। मोदी सरकार का मिशन क्लियर है। पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, शांति का जितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उसे अगर रिश्ते सुधारने हैं तो फिर आतंक के अड्डों का खात्मा करना ही होगा। वो नहीं सुधरा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जिस तहव्वुर राणा की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, उसने अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल कर रख दी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब में तहव्वुर राणा ने 26/11 आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की गहरी भूमिका का खुलासा किया। हमले के आरोपी तहव्वुर ने जांच एजेंसीज को बताया कि वो पाकिस्तान सेना का भरोसेमंद व्यक्ति था और उसे खाड़ी युद्ध के दौरान सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भी भेजा गया था। तहव्वुर राणा ने लश्कर तैयबा से जुड़े साजिद मीर, अब्दुल रहमान पाशा और मेजर इकबाल जैसे पाकिस्तानी अधिकारियों को जानने की बात भी कबूल की। इन सभी पर 26/11 हमले की साजिश रचने का आरोप है। राणा के मुताबिक उसका साथी डेविड कोलमैन हेडली 2003 से 2004 के बीच लश्कर तैयबा के 3 ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ था। हेडली ने खुद राणा को बताया कि वो लश्कर विचारधारा से ज्यादा जासूसी नेटवर्क संभालने का काम करता रहा है। राणा ने बताया कि वो नवंबर 2008 में भारत आया था और 20-21 नवंबर को मुंबई के पवई इलाके में एक होटल में ठहरा था। पूछताछ में राणा एक और शख्स का भी जिक्र उसने किया। ये व्यक्ति शिवसेना कार्यालय की रेकी करने में उसकी मदद करता था। तो ये ओवरऑल पूरी तस्वीर हमने इस पूरे विषय पर आपको डिटेल में दी, जिसका एक्सरे आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। खबरें आगे भी जारी हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।